संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा हम संकुल के स्थायित्व के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संकुलों के स्थायित्व को समझाने के लिए दो प्रकार के सिद्धांत दिए हैं यहाँ पर। एक तो विद्युत उदासीनता सिद्धांत और दूसरा है पाईबंध बनने का सिद्धांत। पाईबंध बनने के सिद्धांत में पॉलिंग के अनुसार लिगैंडों के द्वारा उपसंयोजक बंध बनने के फलस्वरूप धातु परमाणु पर जो ऋणावेश एकत्रित होता है उसे कम करने का दूसरा उपाय है पाईबंध का बनना। इसको समझने के लिए हम एक संकुल को उदाहरण लेते हैं। निकल टेट्रा कार्बोनिल संकुल का उदाहरण लेते हैं। ये एक स्थायी संकुल है जिसमें निकल की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। इसके स्थायित्व को पॉलिंग ने बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन या पाई बंधन सिद्धांत के आधार पर समझाया। सबसे पहले क्या होगा, 4 कार्बोनिल समूह निकल को अपना लोन पेयर दे करके सिग्मा उपसंयोजक बंध बना लेंगे। इस डायग्राम में देखिएगा, ये निकल है, निकल के साथ 4 कार्बोनिल जुड़े हुए हैं और ये चारों कार्बोनिल सिग्मा बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। इनमें कार्बोनिल समूह पर जो लोन पेयर है वो धातु की तरफ जा करके सिग्मा उपसंयोजक बंध बना लेता है। अब धातु परमाणु के भरे हुए डी कक्षक और कार्बोनिल के कार्बन के जो विपरीत बंधी रिक्त पी कक्षक है आपस में अतिव्यापन करके पश्च पाईबंध का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पाईबंध कैसे बनेगा, धातु परमाणु की तो भरी हुई डी कक्षक भाग लेगी और इस कार्बोनिल में धातु परमाणु की तो भरी हुई डी कक्षक भाग लेगी और इस कार्बोनिल के कार्बन की जो विपरीत बंधी पी कक्षक है वो भाग लेगी। तो निकल और कार्बन के बीच में बैक बॉन्डिंग के द्वारा पाई बंध का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार निकल और कार्बन के बीच में एक द्विबंध बन जाता है जिसमें एक सिग्मा बंध होगा और एक पाई बंध होगा। इस द्विबंध की जो पुष्टि है बंध दूरियों से की जा सकती है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की तुलना में कार्बन और निकल के जो कार्बोनिल और निकल के बीच की जो बंध दूरी है वो अपेक्षा से कम प्राप्त होती है। आप दूसरे डायग्राम के द्वारा देखिएगा, इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल पहले तो अपना लोन पेयर निकल को देगा तो ये सिग्मा बंध बन जाएगा और वापस निकल की भरी हुई डी कक्षक कार्बन की रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार सिग्मा बंध बनने में इलेक्ट्रॉन लिगैंड से धातु की ओर जाते हैं, जबकि पाई बंध बनने में इलेक्ट्रॉन धातु से लिगैंड की तरफ जाते हैं, जिससे कि पूरे संकुल पर विद्युत उदासीनता बनी रहती है। यहाँ पर सिग्मा बंध बना तो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन धातु की तरफ गए हैं और जब पाई बंध बना तो धातु से इलेक्ट्रॉन लिगैंड की तरफ आ गए हैं। इस प्रकार से संकुल विद्युत उदासीन बने रहते हैं और वो स्थायी होते हैं। नेक्स्ट है चक्रण युग्मित संकुल व चक्रण मुक्त संकुल। वे संकुल जो धातु आयन या परमाणु के भीतर के डी कक्षक अर्थात n-1 डी कक्षकों के उपयोग से बनते हैं उन्हें हम आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ऐसे संकुल जिसमें आंतरिक डी कक्षकों का उपयोग हो, n-1 डी कक्षकों का उपयोग हो, उन्हें हमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। चूंकि इन संकुलों के बनने में डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है उनका युग्मन हो जाता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इस कारण नाइहोम ने इन्हें चक्रण युग्मित संकुल कहा। ध्यान दीजिएगा, जब अंदर की डी कक्षक काम में आएगी तो जो बची हुई डी कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में आ जाते हैं, इसलिए इन्हें चक्रण युग्मित संकुल कहा। जबकि ऑर्गल ने इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा, निम्न चक्रण संकुल कहा। इसके विपरीत जो संकुल बाहर के डी कक्षक या एन डी कक्षकों के उपयोग से बनते हैं उन्हें बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है जो समान चक्रण वाले होते हैं। ऑर्गल ने इन्हें उच्च चक्रण संकुल कहा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा। तो इस प्रकार से वे संकुल जो अंदर की डी कक्षकों के उपयोग से बनते हैं
वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जो बाहर की डी कक्षकों के उपयोग से बनते हैं वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकत्व तथा ज्यामिति की व्याख्या। अब हम यहाँ पर बीवीटी के आधार पर चुंबकीय और ज्यामिति गुणों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम एक संकुल लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। आयरन के साथ 6 साइनाइड उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसकी व्याख्या यदि बीवीटी के आधार पर करें तो इस तरीके से करेंगे, देखिएगा आप। सबसे पहले तो हमने आयरन लिया। हम जानते हैं कि आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है, तो हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। यहाँ पर हम इसको कक्षकों के रूप में लिखते हैं। तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वैकेंट। चूँकि इस संकुल में आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, अतः एस के दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देंगे तो आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा। अब जैसे इस आयरन आयन के संपर्क में 6 साइनाइड जैसे तीव्र लिगैंड इनके संपर्क में आते हैं, तो आयरन के साथ साइनाइड जब बंध बनाता है तो इतनी ऊर्जा मुक्त होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इनका युग्मन हो जाता है और जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 3 कक्षकों में आ जाते हैं और 2 3D कक्षक रिक्त हो जाती है, और वो जो कक्षक होगी वो dx²y² dz² होगी। इस प्रकार से 2 तो डी कक्षक, 1 s और 3 p कक्षक मिलकर के d2sp3 संकरण के द्वारा 6 अष्टफलकीय रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाते हैं। ये रिक्त कक्षक 6 साइनाइड लिगैंडों से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके उपसंयोजक बंध बना लेते हैं। अब देखिएगा, साइनाइड आयनों के संपर्क में जब आयरन आएगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन 3 कक्षकों में आ गया, 2 वैकेंट होगी। अब 2 तो डी कक्षक, 1 s 3 p मिलकर के d2sp3 संकरण होगा और 6 कक्षक 1 2 3 4 5 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाते हैं। इन 6 कक्षकों के साथ साइनाइड समूह अपना लोन पेयर दे करके उपसंयोजक बंध बना लेता है। चूंकि यहाँ पर d2sp3 संकरण होगा, d2sp3 संकरण के कारण इस संकुल की जो आकृति है वह अष्टफलकीय होगी, ऑक्टाहेड्रल आकृति होगी। और हम ये देख रहे हैं कि इस संकुल में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः ये जो संकुल है वो प्रतिचुंबकीय होगा, अर्थात इसमें चुंबकीय गुण नहीं होंगे। इसी प्रकार अगला है पोटेशियम हेक्साफ्लोराइड। इसमें देखते हैं हम कि जो आयरन है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो आयरन को +3 ऑक्सीकरण अवस्था में लाने के लिए एस के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 1 इलेक्ट्रॉन डी का भी बाहर निकालना पड़ता है, तो ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया। अब चूंकि फ्लोराइड एक दुर्बल लिगैंड है, फ्लोराइड जैसे दुर्बल लिगैंड यदि आयरन आयन के संपर्क में आते हैं तो इनके बंधन से इतनी ऊर्जा मुक्त नहीं होती है कि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाए, अतः 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में ही रहेंगे। इसलिए इस प्रकार के संकुल में एक तो S 3 P और 2 डी कक्षक जो कि बाहर की डी कक्षक होगी काम में आएगी, और sp3d2 संकरण के द्वारा 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ पर अब देखिएगा 3D में 5 कक्षक है, पांचों में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 s 3 p और 2 डी कक्षक मिलकर के sp3d2 संकरण होगा। ये जो 6 कक्षक है ये 6 फ्लोराइड आयनों के साथ मिलकर के उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाती है। चूँकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संकरण sp3d2 है। अब sp3d2 जब संकरण होता है तो आकृति तो वही अष्टफलकीय होती है, लेकिन इस संकुल में हम देख रहे हैं कि 3D कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः इसमें चुंबकीय गुण होते हैं और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के अनुरूप ही इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है हेक्साएमिन कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड आयन। यहाँ पर कोबाल्ट +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अब आप देखिएगा कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका परमाणु क्रमांक 27, तो 3d7 4s2 4p 4d 0 होता है। चूँकि कोबाल्ट +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, 2s के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे हम, तो यहाँ पर 3d7 4s0 4p0 4d 0 बचेगा। अब इसके संपर्क में जब 6 अमोनिया जैसे प्रबल लिगेंड आते हैं तो क्या होगा, इनमें से इन 2 इलेक्ट्रॉनों का तो युग्मन हो जाएगा। इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन तो 3 कक्षकों में आ जाएंगे और जो 1 इलेक्ट्रॉन है, सब यहाँ पर जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो 3D कक्षक से उत्तेजित होकर के 4D कक्षक में चला जाएगा और 2 3D कक्षक रिक्त कर देगा। तो इस प्रकार के संकुल में 2 तो 3D कक्षक, 1 S और 3 P कक्षक भाग लेगी और D2sp3 संकरण के द्वारा 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा, जिनसे 6 अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। चूँकि यहाँ पर D2sp3 संकरण है, अतः आकृति तो वही अष्टफलकीय होगी और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अनुचुंबकीय भी होगा। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि 3D कक्षक का 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 4D में चला गया है और चूंकि ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो 4D में गया है वो नाभिक से बहुत ज़्यादा दूर चला गया है, अतः ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है। यही कारण है कि ये जो संकुल है प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करेगा। प्रबल अपचायक का मतलब होता है जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सके और खुद ऑक्सीकृत हो सके। चूँकि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है, अतः इसमें प्रबल अपचायक गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। देखिएगा, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी संक्रमण धातु संकुलों के विभिन्न गुणों को अच्छी तरीके से व्याख्या करता है, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या बीबीटी के आधार पर नहीं कर सकता। संकुल का विलयन रंगीन या संकुल के जो विलयन में है रंगीन आयन मुक्त होते हैं, इसको वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर व्याख्या नहीं कर सकते। दूसरा, धातु आयन कब आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं, कब बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं, इसकी व्याख्या भी बीबीटी से नहीं की जा सकती। अभी अभी हमने देखा है कि कोबाल्ट के संकुल में 1 इलेक्ट्रॉन 3D से होकर के 4D में चला गया, उत्तेजित हो गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, इसकी व्याख्या बीबीटी नहीं कर सकती। इसके अलावा हम ये इस सिद्धांत के आधार पर यह भी निर्धारित नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन कब होगा और कब नहीं होगा। अगला है, इस सिद्धांत से संकुल बनने में हुए ऊर्जा परिवर्तन के मात्रात्मक व्याख्या भी हम नहीं कर सकते। अर्थात कोई संकुल में जब बनेगा तो ऊर्जा परिवर्तन कितना होगा उसकी व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते। तो ये कुछ कमियां हैं जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की रह गई है। थैंक यू।